afternoon, dear students. As you know very well that we have started in previous section up chapter 4, and it's a very important chapter. In previous video we have discussed about the approaches of abnormality. Okay, अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. तो वहाँ पर ये जो आपके तीनों जो अप्रोचेस थी, आपके जो पर्सपेक्टिव थे, वो क्या थे? सुपरनेचुरल, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एंड साइकोलॉजिकल हैव रिकर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. ये जो चीज़ें थी आपकी सुपरनेचुरल, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एंड साइकोलॉजिकल, जो हमने कल डिस्कस की थी, तो वो कब किस में बनी रही आपकी जो हिस्ट्री थी, कौन सी सिविलाइजेशन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन में. उसकी हिस्ट्री में ये चीज़ें बराबर बनी रही. ओके. In the ancient Western world, it was philosophers, physicians of ancient Greece such as Hippocrates, Socrates, and in particular Plato, who developed the organismic approach and viewed disturbed behavior as arising out of the conflicts between emotion and reason. अब ये आपके एंशियंट ग्रीस से कुछ फिलासफर्स हुए हैं, फिजिशियंस हुए हैं. हिपोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस थे, और इसमें जो सबसे फेमस नाम आपका आता है प्लेटो था. उन्होंने क्या डेवलप किया? उन्होंने एक अप्रोच डेवलप की थी, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच. ठीक है. और उन्होंने क्या कहा था कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं? एबनॉर्मलिटी जनरेट करते हैं. उनका कहना था कि जब हमारा जो इमोशन है और जो रीज़न है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है. यहाँ पर रीज़न क्या है आपका? लॉजिकल थिंकिंग. इनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब हमारा क्या होता है? बिहेवियर जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है. अब ये कन्फ्लिक्ट्स इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इमोशन और रीज़न के बीच में कन्फ्लिक्ट. लाइक आपका एक फ्रेंड है और वो काफ़ी दिनों बाद आपसे मिला है. ठीक है. अब आपके जो इमोशंस है, जब आप उससे मिलते हो तो बड़ा ही आपको अच्छा लगता है, आप हैप्पी फील करते हो, सब कुछ है. लेकिन उधर क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है. अब वहाँ पर क्या है? आपका जो रीज़न है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, वो क्या कह रही है आपसे कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, आप स्टडी करें, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है. लेकिन जो आपके इमोशंस है वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंड है ये काफ़ी टाइम बाद मुझे मिला है और मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ. तो वहाँ पर क्या हुआ? आपके इमोशंस और जो रीज़न है यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, उन दोनों के बीच में क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ. क्या आप ये करना चाहोगे या फिर इमोशंस की तरफ जाना चाहोगे? तो वो जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या जनरेट करेगा? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, डिस्टर्ब बिहेवियर. ओके. गैलन elaborated on the role of the four humors in personal character and temperament. अब जो गैलन थे उन्होंने 4 ह्यूमर्स बताए हैं किसी भी पर्सन के अंदर. अकॉर्डिंग टू हिम द मटेरियल वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स विद अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर विच कंबाइन टू फॉर्म 4 इसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स. अब इनका ये कहना था, जो गैलन थे, इन्होंने क्या कहा कि जो 4 चीज़ें हैं, लाइक हमारी अर्थ है, एयर है, फायर है और वाटर है, वो क्या करते हैं? वो कंबाइंड फॉर्म में आती हैं और उसी से जो ह्यूमन बॉडी है वो उसी से बनी हुई है. तो अगर ये किसी के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है तो उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो भी कैसा हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है. इन्होंने कहा जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और ब्लैक वाइल, येलो बाइल और फिल्गम होते हैं, तो इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि इनमें से कोई एक तत्व जो है, एक एलिमेंट अगर ज़्यादा या कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो भी क्या है? एबनॉर्मलिटी या फिर सिम्टम्स आपके अंदर डिसऑर्डर्स के दिखने लग जाते हैं. ईच ऑफ दीज फ्लूइड्स वर सीन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट टेम्परामेंट. उन्होंने ये बताया कि इसमें से हर एक एलिमेंट का अलग अलग रोल है, अलग अलग टेम्परामेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर इनमें से एक चीज़ भी डिसबैलेंस हो जाती है, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो क्या कर देते हैं? डिसबैलेंस कर देते हैं और यही जनरेट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर डिसऑर्डर्स. दिस इज सिमिलर टू द इंडियन नोशन ऑफ द 3 दोसास ऑफ वाता, पिता एंड कफा विच वर मेंशन्ड इन द अथर्ववेदा एंड आयुर्वेदा टेक्स्ट.
देखिए अब इन्होंने जो ये बात की है यहाँ पे, तो ये हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें भी ये आपको पता ही है, वात पित्त और कफा इन पर ही हमारी जो पूरी बॉडी है ह्यूमन बीइंग से वो पूरी टिकी हुई है। अगर किसी के अंदर वात या पित्त दोष हो जाता है तो वो क्या होता है कि या तो वो कम हो जाएगा या फिर कम ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या है कि वो डिसीज़ जनरेट कर देते हैं। उसी तरह से जैसे इंडियन कल्चर में ये चीज़ है, इसी तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है उन्होंने रिस्पॉन्सिबल इन एलिमेंट्स को माना किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मलिटी जनरेट करने के लिए। अब आते हैं मिडिल एज पर। इन द मिडिल एजेस डेमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशंस गेन्ड रिन्यूड इम्पॉर्टेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. Demonology related to a belief that people with mental problems were able, and there are numerous instances of witch hunts during this period. अब ये जो मिडिल एज थी इसमें और एक ख़तरनाक डेंजरस रूप में हमारे जो सुपरस्टिशंस थे वो आ गए। और वहाँ पर क्या हुआ कि जिन लोगों के अंदर हमने देखा कि एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो थोड़ा सा डेविएंट बिहेव कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या माना गया कि वो एविल सोल है, एक बुरी आत्माएं हैं। और उनको क्या करा गया, उनको अलग कर दिया गया या उनको मार भी दिया गया था। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कि गांव से बाहर निकाल देते थे, ठीक है, या फिर उनको मार भी दिया जाता था कि पूरा जो गांव के लोग थे वो इकट्ठे होकर और फिर उन लोगों को या तो जिंदा जला देते थे या फिर उनका सिर काट दिया जाता था। तो बहुत ही ख़राब फॉर्म में जो हमारे मिडिल एज में हमने देखा कि डेमोनोलॉजी को बहुत ही जो सुपरस्टिशंस थे बहुत ही ख़राब रूप में आ गए। During the early Middle Ages, the Christian spirit of charity prevailed, and Saint Augustine wrote extensively about feelings, mental anguish and conflict. लेकिन जो आपका अर्ली मिडिल एज था उसमें जो क्रिश्चियन थे एक सेंट ऑगस्टाइन, उन्होंने क्या करा कि बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारी चीज़ें लिखी किस चीज़ के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, मेंटल एंग्विश और कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। अब ये जो चीज़ें इन्होंने की, इससे क्या हुआ, जो सुपरस्टिशंस थे उनमें कमी आनी शुरू हो गई। पहले क्या लोग क्या होता था, कन्फ्लिक्ट है, फीलिंग्स हैं, इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, किसी भी पर्सन के इमोशंस की कोई कदर नहीं की जाती थी। लेकिन जब सेंट ऑगस्टाइन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने बुक के अंदर लिखा, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ें निकल के आई कि फीलिंग्स और ये कन्फ्लिक्ट्स या इमोशंस भी कुछ चीज़ होते हैं, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है एक किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। दिस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। और यही वो ग्राउंड वर्क था जिसने क्या किया, ये जो हमारा मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की, उसको इस्टेब्लिश करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अगर ये सेंट ऑगस्टाइन उस समय एफर्ट्स नहीं दिखाते तो शायद ये जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी का ये जो इतना यूज़फुल वे में हम देख रहे हैं हम अपनी मॉडर्न साइकोलॉजी को, शायद ये हमें नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं हम रेनेसा पीरियड की। द रेनेसा पीरियड वॉज मार्क्ड बाई इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियसिटी अबाउट बिहेवियर। अब ये जो रेनेसा पीरियड था, इसमें क्या हुआ कि मनुष्यों के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई कि वो बिहेवियर, जो पर्टिकुलर बिहेवियर अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वहाँ पर क्या है, उसको मानवतावादी जो पर्सपेक्टिव था उसको बल दिया गया, ह्यूमनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव था उसको बल दिया गया, उस पर वर्क किया गया। जॉन वेरे emphasized psychological conflict and disturbed interpersonal relationship as causes of psychological disorder। जी ये जो जॉन वेरे है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा यहाँ पर, तो इसको आप जोड़ कर रखिए रेनेसा पीरियड के साथ। जॉन वेरे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट के बारे में जानने में और डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जानने के लिए कि इसके पीछे क्या कॉज है, इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके पीछे उन्होंने क्या कॉज बताया
कि अगर किसी पर्सन के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल के साथ हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, या सोसाइटी के मेंबर्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अगर वो रिलेशंस ख़राब होते हैं या फिर उस पर्सन के अंदर साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो पर्सन क्या शो करता है, अपने बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी शो करता है। ठीक है। ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट विचेस वर मेंटली डिस्टर्ब एंड रिक्वायर्ड मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब उन्होंने इस चीज़ पर भी उस समय इंसिस्ट किया इस चीज़ के लिए कि जो विचेस थी वो क्या है, मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं और उनको ट्रीट किया जाना चाहिए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से, ना कि उनको कोई बुरी आत्मा या भूत प्रेत का शिकार मान के उनका जो उनके गांव से बाहर कर दिया जाए, या फिर उनका घर जला दिया जाए, या फिर उनको ज़िंदा जला दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करने के लिए करते हैं, और उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाए। अब आती है आपकी 17th एंड 18th सेंचुरी में। इस एज को किस नाम से जाना गया था आपका, एज ऑफ रीज़न एंड इनलाइटमेंट। कौन सी एज थी ये, एज ऑफ रीज़न एंड इनलाइटमेंट। As the scientific method replaced faith and dogma as ways of understanding abnormal behavior, the growth of a scientific attitude towards psychological disorders in the 18th century contributed to the reform movement and to increased compassion for people who suffered from these disorders. ये जो आपका रिफॉर्म मूवमेंट वाली जो एज थी, इसमें क्या माना गया कि ये जो लोग हैं, अगर उन किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, या कोई भी पर्सन हमें लगता है कि डेविएंट है, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों का साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक तरीके से उन लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि ये मानना चाहिए कि वो भूत प्रेत आत्माओं का शिकार हैं। ठीक है। तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड जनरेट हुआ किस चीज़ को लेकर, टुवार्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कब हुआ, 18th सेंचुरी में। ठीक है। और यहाँ पर क्या इंक्रीज़ हुआ, आपका कंपेशन इंक्रीज़ हुआ। कंपेशन मीन्स दया, लोगों के लिए जो कि किस चीज़ को से सफ़र हो रहे थे, डिसऑर्डर्स से, जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे, तरह तरह के जो भी आपके मेंटल डिसऑर्डर्स थे, जो लोग इनको फेस कर रहे थे, उन लोगों के लिए कंपेशन वाली फीलिंग लोगों के मन में आने लगी। रिफॉर्म ऑफ असाइलम वर इनिशिएटेड इन बोथ यूरोप एंड अमेरिका। और जो असाइलम बने हुए थे, मेंटल असाइलम बने हुए थे ऐसे लोगों के लिए, उनका भी क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ। कहाँ पर, यूरोप में और अमेरिका में। वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द न्यू इंक्लिनेशन फॉर disinstitutionalization which placed emphasis on providing community care for recovered mentally ill individuals. अब वहाँ पर आपका ये जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था वो कम करने पर जोर दिया गया। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या था कि ऐसे लोगों को घरों से दूर कर दिया जाता था, उनको दूर जंगल में एक कुटी बना दी जाती थी, एक हट टाइप बना दिया जाता था, वहाँ पर उन लोगों को छोड़ दिया जाता था रहने के लिए। तो अब जब ये रिफॉर्म मूवमेंट आया तो वहाँ पर क्या था कि इसको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इनको कम्युनिटी केयर देनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी केयर देनी चाहिए जिससे वो रिकवर जल्दी हो सकें। ठीक है, ऐसे लोगों को अलग रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल लोगों के साथ रहेंगे तभी तो वो अच्छे से सीख पाएंगे कि किस तरह का बिहेवियर उनको कॉपी करना है, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल अलग रख दोगे और सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स से जो लोग जूझ रहे हैं आप उनको एक साथ रख दोगे, वो तो सारे एक से हो जाएंगे, तो वो किससे देखकर को सीखेंगे, नहीं सीख सकते। वो जब आपस में सारे मेंटल डिसऑर्डर्स से जो सफ़र कर रहे हैं ऐसे लोग, वो सारे आप एक ग्रुप में बना के रख दीजिए, तो वो किससे सीखेंगे जब सारे एक से हैं। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट था, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग को कम्युनिटी केयर देनी चाहिए, उनको साथ में एक साथ न रख के कम्युनिटी के साथ रखना चाहिए, उनको कम्युनिटी केयर देनी चाहिए जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके। In recent years, there has been a convergence of these approaches which has resulted in an interactional or biopsychosocial approach. From this perspective, all three factors, biological, psychological and social,
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो आपकी नई अप्रोच है वो क्या है, आपकी इंटरेक्शनल और बायो साइको सोशल अप्रोच है। ये क्या कहती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमें जो डिसऑर्डर्स किसी की पर्सनालिटी के अंदर दिखाई देते हैं वो किसका उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने की साइकोलॉजिकल, और जितने साइकोलॉजिकल है उतने ही सोशल। और इन तीनों फैक्टर्स का ही इफ़ेक्ट जब पर्सन पर गलत वे में पड़ता है तो वो क्या होता है, उसके जो पर्सनालिटी में डिसऑर्डर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, अगर हमें अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको डायग्नोज करा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो रीसेंट अप्रोच है वो क्या करती है, जो हमारे बायोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल सोशल अप्रोच है, इन तीनों को मिलाकर वहाँ पर रिज़ल्ट निकालती है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढती है जो एबनॉर्मलिटी को जनरेट कर रहा है, कि कहीं किसी पर्सन के अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो डिसबैलेंस हो रहा है, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको टेंजिबल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सोशल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ चला गया है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको हो गया है, या फिर उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, डिसबैलेंस इमोशंस होते हैं उसके अंदर। तो वो क्या है कि इन तीनों चीज़ों को क्या करता है, रिसर्च करता है, और उनके बेसिस पर वो क्या करता है, जो पेशेंट होता है डायग्नोज करता है उसकी डिसीज़ का। तो अब ये जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इन तीनों पर ही बेस्ड है, क्योंकि तीनों चीज़ों पर हम जब फोकस करते हैं तभी हम क्या कर पाते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं, उस बीमारी को पहचान पाते हैं जो कि पेशेंट को है। ठीक है,